नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश फिर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नायक टेक्नोलॉजी पर। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे ईपीएस के बारे में, यानी कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के बारे में कि ये दरअसल होता क्या है, कब मिलता है, कितना मिलता है और किस तरीके से मिलता है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और अधिक जानकारी के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं ईपीएफ यानी कि एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के बारे में, तो इसके बारे में अधिकतर कर्मचारी जो कंपनी में काम करते हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन ईपीएस यानी कि एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम के बारे में बहुत कम वो लोग जानते होंगे कि जो आपका ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन होता है उसमें ही आपकी ईपीएस की भी कंट्रीब्यूशन होती है, जिसको बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो देखिए, दरअसल होता क्या है कि आपकी जो ईपीएफ कटौती होती है, तो आपके बेसिक सैलरी से 12% जो जमा होता है आपके ईपीएफ खाते में, तो वो आपके बेसिक सैलरी से होता है, बेसिक प्लस डीए सैलरी से 12%। और कंपनी भी जमा करती है सेम टू सेम 12%। लेकिन कंपनी जो 12% पैसा जमा करती है आपके खाते में, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे कि ईपीएफ में वो होता है 3.67% जमा करती है, और जो आपके पेंशन स्कीम में होता है वो होता है 8.33%। तो दोस्तों, इस तरीके से कुल मिला के जो आपके एम्प्लॉयर होते हैं वो भी जो है यानी कि 12% जमा करता है, और आपका 12%, जिसको आप जो है कह सकते हैं कि आपकी ईपीएफ डबल मिलती है इस तरीके से। तो इसमें जो तीसरा भाग रहता है, अगर आप कभी पासबुक डाउनलोड करेंगे अपने पीएफ का, तो वहाँ पर आपको 3 कॉलम में कंट्रीब्यूशन देखने को मिलते होंगे। पहला होता है एम्प्लॉय शेयर, दूसरा होता है एम्प्लॉयर शेयर, और तीसरा होता है पेंशन कंट्रीब्यूशन। तो एम्प्लॉय शेयर आपके बेसिक का 12% जो जमा हुआ है, एम्प्लॉयर शेयर जो आपके एम्प्लॉयर ने जमा किया है 3.67% आपके ईपीएफ अकाउंट में, और जो आखिरी वाला होता है पेंशन कंट्रीब्यूशन, यानी कि आपके एम्प्लॉयर ने जो आपके पेंशन के लिए जमा किया है 8.33%, तो वो हो जाता है। ये अलग अलग तरह के 3 कंट्रीब्यूशन होते हैं आपके ईपीएफ खाते में। तो दोस्तों, होता क्या है कि इसके लिए कुछ एलिजिबल क्राइटेरिया होते हैं, जिसके तहत जो है आप अगर उसे फॉलो करते हैं तो आप भी अपने यानी कि रिटायरमेंट के बाद 58 साल के बाद मासिक वेतन पा सकते हैं। एक वेतन की तरह जो है अपना खर्चा निकालने के लिए ईपीएफओ की तरफ से कुछ पैसे पा सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि इसको पेंशन के लिए एलिजिबल होने के लिए क्या ज़रूरी है। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहूँगा कि पेंशन के लिए एलिजिबल कम से कम जो है 10 साल आपकी जॉब होनी चाहिए एक सर्विस में। तो मान लीजिए आपकी एक के ईपीएफ अकाउंट के तहत आपने अगर 10 साल सर्विस कर लिया तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपने 9 साल 6 महीने भी जॉब किया है, तो वो भी एक तरह से 10 साल के ही बराबर माना जाता है, क्योंकि 6वें महीने के बाद से जो है वो 1 साल के बराबर माना जाता है। तो अगर मान लीजिए आपने कहीं पर 9 साढ़े 9 साल अगर जॉब कर लिया तो आप पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और उसके लिए जो है आप अपने पेंशन का जो प्रमाण पत्र मिलता है वो प्रमाण ले सकते हैं। और उसके बाद 58 साल के बाद आपकी जो पीएफ में बैंक अकाउंट वगैरह होगी, वहाँ पर डिटेल्स जानकारी, उसमें आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि पेंशन क्या निकाल भी सकते हैं और कब ऐसी स्थिति होती है कि नहीं निकाल सकते। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो कभी भी आप जो है इस तरीके से नहीं निकाल सकते हैं एडवांस के तौर पर। अगर मान लीजिए आपको फाइनल निकालना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी सर्विस जो है वो 6 महीने से कम हो, और 9.5 साल से कम और 6 महीने से ज़्यादा हो। तो इसके बीच में आप अगर कभी जॉब छोड़ते हैं तो आप फाइनल पीएफ यानी कि पीएफ के साथ पेंशन का भी कंट्रीब्यूशन पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपकी लेस देन 180 डेज यानी कि 6 महीने से कम की आपकी सर्विस है, तो आप पेंशन के पैसा नहीं निकाल पाएंगे। और मान लीजिए 9.5 साल से ज़्यादा की सर्विस भी कर ली हैं तो भी आप इस मामले में पेंशन का पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आपकी जो पीएफ कंट्रीब्यूशन होगी वो निकाल पाएंगे, क्योंकि आप 9.5 साल से ज़्यादा जॉब करने के बाद पेंशन के लिए हकदार बन जाते हैं, और आपको फिर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा 58 साल के बाद में। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि पेंशन क्या 50 साल या तो से 58 साल के बीच में भी निकाला जा सकता है। जो इसका देखिए नॉर्मल उसका कंडीशन है 58 साल के ईयर में, लेकिन आप चाहें तो 50 के उम्र के बाद भी आप इसे निकाल सकते हैं, यानी कि 58 साल के पहले भी।
तो उसके लिए आपको फॉर्म 10 ही भरना होगा उस टाइम पे। और ज़रूरी है कि आप उस टाइम पे कहीं पर भी सर्विस में ना हो, यानी कि कहीं पे नौकरी ना कर रहे हों और आपकी दूसरी कोई ईपीएफ अकाउंट उस टाइम पे ऑन जो है ना हो। तो इसके लिए जो है आप फॉर्म 10 डी भर दीजिए और वहाँ पर आप डेट डाल दीजिए और उस टाइम पे आप जो है 50 साल के पूरे हो जाने चाहिए, तब आप जो है इस टाइम पे निकाल सकते हैं। अब देखिए, जब वो उस फॉर्म में भरेंगे तो आपको उस टाइम से पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बात यहाँ पर फंसती है कि अगर मान लीजिए जो नॉर्मल कंडीशन है 58 साल की, अगर उसमें आप पेंशन को मिलती है आपको, तो उसमें जिस बेस पे मिलेगा, यानी कि जितना मान लीजिए 3000 4000 जो मिले, लेकिन अगर 50 साल के बाद 58 साल के पहले अगर आप पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें आपको कम मिलेगा जो नॉर्मल कंडीशन में आपको मिलती पेंशन। तो ये बात है, तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेंशन में हम जो है किस तरीके से अप्लाई करेंगे, ये आपको मैंने बता दिया फॉर्म 10 डी। और जो है इसके लिए मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, इसका पार्ट 2, वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर मान लीजिए 10 साल नहीं करते हैं, कहीं 3 साल, कहीं 2 साल, कहीं 5 साल किए हैं जॉब, लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर करके किस तरीके से आप एलिजिबल हो सकते हैं पेंशन के लिए। अगर मान लीजिए आप 3 जगह भी नौकरी करके कुल मिला के 10 साल भी हो जाता है, तो भी किस तरीके से उसे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म 10 डी, फॉर्म 10 सी जो ईपीएस के लिए होता है वो कब कब भरा जाता है। फॉर्म जो 10 सी होता है वो होता है दरअसल आपके प्रमाण के लिए, यानी कि पेंशन सर्टिफिकेट के लिए, और फॉर्म 10 डी होता है आपके पेंशन पाने के लिए, जिसके लिए आप अप्लाई करते हैं। तो ये 2 तरीके। और एक 10 डी फॉर्म होता है डेथ केसेस के लिए, यानी कि मान लीजिए जो मेंबर काम कर रहा है, जिसका ईपीएफ ईपीएस जमा है, उसकी डेथ हो जाती है किसी कारणवश, तो उसके लिए भी जो है एक फॉर्म आता है यहाँ पर डेथ केसेस के लिए। तो उसके नॉमिनी यानी कि घर परिवार में जो भी हैं उनको उसका पेंशन मिलने लगेगा ये फॉर्म भरकर। अब चलिए हम जान लेते हैं कि दरअसल पेंशन कैलकुलेट कैसे किया जाए, यानी कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपको कितना पेंशन के रूप में मिलने वाला है। तो देखिए, मैं अभी की अगर बात करूं तो अभी जो मिनिमम है, यानी कि 1000 रुपये मिनिमम रखा गया है पेंशन का, यानी कि आपको पेंशन अगर मिलना शुरू हुआ तो आपको मिनिमम 1000 तो मिलना ही है। और इसका जो मैक्सिमम है वो है 7500, यानी कि 1000 से 7500 के बीच में आपको पेंशन के रूप में पैसे मिलेंगे हर महीने। और ये जो है आपकी उम्र भर के लिए रहेगा, तो जब तक आप रहें। तो उसके बाद अब मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आप इसको कैलकुलेट किस तरीके से करें। तो देखिए, इसमें ये होता है कि आपकी आखिरी 5 साल की सर्विस, यानी कि आपने जब जॉब छोड़ा तो उससे 5 साल आखिरी के आपकी जो बेसिक प्लस डीए जो सैलरी थी वो कितनी थी, तो उसमें जो है ना हर साल के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके उसका एक निकाला जाता है अनुपात की आपकी टोटल लगभग इतनी हो रही है, इस तरीके से एवरेज बन रही है। तो वो जो एवरेज निकलता है, मान लीजिए 8000 7000 या 9000 जो भी निकलता है एवरेज, उस एवरेज के हिसाब से, और आपने कितने साल जॉब किया है, 10 साल किया है, 15 साल किया है या 35 साल किया है, तो उस हिसाब से और उसके बाद उसको जो है ना डिवाइड कर देते हैं 70 से। यानी कि आप देख लीजिए कि आपकी सबसे पहले यहाँ पर जो नियम लागू होगा वो नियम इस तरीके से लागू होगा कि आपकी पेंशन योग्य जो आपकी राशि होगी और गुणित आपकी सर्विस की साल, कितने साल आपने सर्विस किया है, और इसे भागित कर दीजिए 70 से, तो इक्वल टू जो आएगा वो आपकी पेंशन हो जाएगी। मान लीजिए किसी की जो है ना, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि 8000 रुपये की पेंशन योग्य जो है वेतन बनती है 8000 रुपये, तो इसको हम जो है ना गुणित कर देते हैं, उसने 15 साल जॉब की तो गुणित 15 और इसे भागित कर देते हैं 70, तो इसकी निकल के आएगी 1714 रुपये 286 पैसे। तो इस तरीके से जो है ना आप निकाल सकते हैं कि पेंशन आपको कितनी मिल सकती है, आप पहले से ही इसे पता कर सकते हैं। और मान लीजिए 1000 से कम भी होगी तो भी आपको 1000 रुपये मिलेगी मिनिमम, और मान लीजिए 8000 रुपये भी होगी तो भी आपको 7500 ही मिलेगी, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों, ये है पेंशन के बारे में अधिक जानकारी, और भी मैं दूसरे पार्ट में दूंगा इसके बारे में और अधिक जानकारी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक कर सब्सक्राइब कर लीजिए।